हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हाउ आर यू सर? क्या बात कर रहे हो? आज तो दिल में धक धक हो रही है, पसीने आ रही है क्योंकि आज बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, राइट? तो काहे टेंशन लेनी है बच्चों? हमें पता है हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ पेपर दिए, बहुत अच्छे से पेपर दिए, तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। रिजल्ट तो आता जाता रहेगा, रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आएगा। जैसी आप लोगों ने मेहनत की है उससे फार बेटर रिजल्ट आने वाला है, तो उसकी टेंशन ना करते हुए पढ़ाई, जो कि हम लोगों का एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, और डू अपडेट अस विद योर मार्क्स, विद योर परसेंटेज। और आई होप आप में से ही कोई बच्चा ऐसा हो जो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाए। गुड लक गाइज। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं अपना लेक्चर्स 5 HCV चैप्टर 8 वर्क पावर इन एनर्जी। आज का लेक्चर बहुत बेसिक रहने वाला है बच्चों, बिल्कुल बेसिक, बट हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में वर्क को डिफाइन किया, और वर्क में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के फोर्सेस के थ्रू अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। फोर्स कांस्टेंट है तो क्या है, वेरिएबल है तो क्या है, कंजर्वेटिव है तो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आई होप ये पूरा लेक्चर आपको याद होना चाहिए। चलिए, आज हम बहुत बेसिक सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ स्मूथ रोड, स्मूथ बोला है, नो फ्रिक्शन एट ऑल, और एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है बच्चों। इनिशियली रेस्ट पर है, तो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 0, और मैं इस पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगा देता हूं, लेट्स से f, ठीक है बच्चों। F मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया। सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे म्यू एस और म्यू के दोनों ही 0 है, तो कोई भी फोर्स लगाएंगे बॉडी मूव करेगी। एंड फोर्स इज कांस्टेंट, ध्यान रखना बच्चों, अभी फोर्स कांस्टेंट है, तो होगा क्या सर? होगा क्या? कुछ टाइम के, मतलब कुछ टाइम में, अगर हम बात करें टी टाइम में कहाँ बॉडी पहुंची, तो टी टाइम में मान लेते हैं कि बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। लेट्स से बॉडी यहां पर आ गई आफ्टर टी सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। टी सेकेंड्स के बाद बॉडी ने कुछ डिस्प्लेस कर चुकी है, तो बॉडी इनिशियली यहां पे थी और टी टाइम के बाद यहां पर आ गई, जो कि बच्चों इस पे फोर्स भी लग रहा है। तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेलरेशन? फोर्स। तो फोर्स लगा है तो वेलोसिटी का चेंज हुआ है, यानी इसमें एक्सेलरेशन भी आ गया। हाँ, सिंस फोर्स इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ गया बच्चों? F/m, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जब ये टी टाइम के बाद किसी भी पोजीशन पे पहुंची है, कोई कुछ भी इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, तो उस टाइम पे कुछ तो वेलोसिटी रही होगी ना, क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो इट इज हैविंग सम वेलोसिटी v एट t सेकेंड्स। अच्छा, हमसे बोला गया फाइंड आउट वर्क डन, तो वर्क डन की क्या बड़ी बात हो गई सर? वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, सिंस फोर्स इज कांस्टेंट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं। तो f का फॉर्मूला कितना है बच्चों? f वेक्टर डॉट s वेक्टर। अब अगेन देखिए, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, यानी वर्क डन कैसा है बच्चों? Fs cos 0, यानी Fs, ठीक है ना बच्चों? F इंटू एस। चलिए, अब इस पे थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। अब हमें ये पता लगा कि जो से इस पे फोर्स लगाया, इस बॉडी में मोशन आया तो चली, तो वर्क डन टी सेकेंड के बाद हुआ F इंटू एस। अब F की वैल्यू मुझे पता है m इंटू ए होता है, तो मैं यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, m इंटू ए इंटू एस, याद रहे ये a कांस्टेंट है बच्चों, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया m इंटू ए इंटू एस। ओके, अब हमसे कोई पूछा जाए कि बताइए ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ t सेकेंड में, तो हमें तो एक फॉर्मूला पता है मेरे बच्चों कि s इज नथिंग बट, सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं हम लोग, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो u की वैल्यू 0 हो गई, तो s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/2 at स्क्वायर, 1/2 at क्यों ना मैं इस इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे पुट कर दूं बच्चों? कर सकता हूं मैं?
पक्का? चलो करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों? m इंटू ए इंटू 1/2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एज वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमें टाइम गिवन है, एक्सेलेरेशन हमें पता है, तो वर्क डन यहां से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, मुझे उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता लग गई या स्पीड पता लग गई, जिस इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं कि टी सेकेंड के बाद उसकी इतनी स्पीड है, तो मैं टाइम की वैल्यू को v बाई ए भी पुट कर सकता हूं। v बाई ए दिस इज इक्वल टू टी, क्योंकि u की वैल्यू 0 है मेरे पास। क्यों ना मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 पुट 1 इन सेकेंड इक्वेशन। तो वर्क डन का फॉर्मूला देखो बच्चों क्या आया, m इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/2, टी की वैल्यू देखो, टी का स्क्वायर है बच्चों, तो v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो वर्क डन कितना बना बच्चों? वर्क डन इज नथिंग बट 1/2 mv स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला तो कुछ देखा देखा लग रहा है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में ये किसका फॉर्मूला है? सर ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना भी चाहिए था कि जैसे इसमें मोशन आया तो काइनेटिक एनर्जी तो एसोसिएट हो गई। अब एक बात बताओ बच्चों, वर्क डन कैसा है? सर वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर? स्केलर। तो 1/2 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, v क्या है बच्चों? स्पीड। अब जल्दी से मुझे ये बता दो कि जो ये वर्क डन आया है, इस केस में पॉजिटिव वर्क डन आया था, तो अब मैं यहां कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं वर्क डन की। देखिए क्या हुआ, अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ, सुना ध्यान से, फोर्स कांस्टेंट, वर्क डन पॉजिटिव, तो वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सर देखो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सिंस पार्टिकल इज एक्सेलेरेट कर रहा है, तो लगातार v बढ़ रहा होगा, लगातार v चेंज हो रहा होगा। तो जो इसका वर्क डन है, यू कैन से पॉजिटिव वर्क डन के कारण एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाएगी। अब इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि मैं वर्ड यूज करने वाला हूं एनर्जी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन, लेकिन अभी हमें समझ में आ गया कि वो वर्क डन बेसिकली कुछ भी नहीं होता, एनर्जी ही होती है। अगेन वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर या जूल, और एनर्जी की यूनिट जूल कहते हैं हम लोग। तो इसलिए न्यूटन मीटर और जूल दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो पॉजिटिव वर्क डन मीन्स सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होगी। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? सर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही होगी। तो जीरो वर्क डन का मतलब क्या है? सर सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। क्यों? जीरो वर्क डन का मतलब क्या है? सर जीरो वर्क डन का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जिधर स्पीड होगी ना, उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करने वाला है। ठीक है ना? पक्का? यानी नो चेंज इन स्पीड, स्पीड का चेंज नहीं होगा। ये कैसे मोशन थे? सर अभी अभी पढ़ा है सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद आ गया? याद आ गया पक्का? हाँ, तो उन केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो। यानी एनर्जी का कोई भी ना गेन होने वाला है ना लॉस होने वाला है। एनर्जी थ्रू आउट क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। जल्दी बताइए ये समझ में आया? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे परफेक्ट। तो बच्चों जल्दी से सोचो, जो ये वर्क डन आया है ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया है, और जो ये काइनेटिक एनर्जी है क्या ये फ्रेम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? दिस इज द क्वेश्चन। रिप्लाई आ जाना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है या फ्रेम इंडिपेंडेंट। चलिए अच्छा मुझे एक बार बताइए बच्चों, मान लो मेरे पास एक स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है, समझ में आ गया? स्मूथ सर्कुलर ट्रैक यानी नो फ्रिक्शन एट ऑल, स्मूथ। मैंने यहां पर एक ब्लॉक को रिलीज किया जिसका मास m है। प्लीज पे अटेंशन। एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। मुझसे बोला गया फाइंड आउट या फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल, बाय, ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रॉम
ए टू बी, कि इस पे नॉर्मल ने कितना वर्क डन किया ए से बी तक लेके आने के लिए। अब एक बात बताइए, इसके फोर्सेस को एनालाइज करते हैं बच्चों। ये mg लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, तो इधर लगने वाला है नॉर्मल। अब देखिए जैसे ये चलेगा तो किसी भी पॉइंट पर हम बात कर लेते, क्यों ना किसी भी पॉइंट पर एनालाइज किया जाए क्या सिचुएशन बनने वाली है। mg अभी भी नीचे, mg नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, हमें तो नॉर्मल से मतलब है, नॉर्मल इधर, और कुछ पॉइंट के बाद कुछ टाइम के बाद ये नीचे आ जाएगा, mg इधर, नॉर्मल इधर, और हमें यहीं से यहां तक का वर्क डन पूछा है। परफेक्ट ना। अब कैन यू टेल मी कि जो ये नॉर्मल एक फोर्स है बेसिकली, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर नॉर्मल पहले ऐसे लग रहा था, फिर ऐसे लगा, फिर ऐसे लगा, यानी ए से बी तक आया, तो ये धीरे 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 अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी हियर नॉर्मल इज वेरिएबल फोर्स। बच्चों याद करो, वेरिएबल फोर्स है, नॉर्मल इज वेरिएबल फोर्स हियर एंड इज वेरिएबल। तो मैं एफ डॉट एस डायरेक्ट नहीं लगा सकता, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा, एफ डॉट डी एस, और यहां पे एफ कौन है बच्चों, एन डॉट डी एस। चलिए कोई भी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं पूरे ट्रैक पे, कहीं पर भी देखो ध्यान से। मान लो ये हमारे पास नॉर्मल, ठीक है बच्चों, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ए डायरेक्शन में, ध्यान से देखो। अरे सर ये तो 90 डिग्री एंगल बन गया। अरे वाह, किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पर, यही मान लो ये नॉर्मल, और आगे चलता तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट और ये नॉर्मल, ds ds ds, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, थीटा 90 डिग्री। तो यहां पे वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ गया, 0 आया बच्चों, पक्का। देखो एक बार, तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों, वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। ठीक है, चलिए अब एक बार बताइए, मैंने अभी पूछा आपसे वर्क डन एक फ्रेम डिपेंडेंट है या फ्रेम इंडिपेंडेंट। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और ये क्वेश्चन देखते ही फ्रिक्शन याद आ जाएगा आपको। आगे बच्चों ब्लॉक ऑन ब्लॉक, परफेक्ट। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, एंड कोई एक बंदा है जो ग्राउंड पे देखकर सी को एनालाइज कर रहा है, या यहीं पे मान लेते हैं इसको सी, ग्राउंड पर ही, ठीक है। और एक बंदा हम लोगों ने इस ब्लॉक पे बिठा दिया। कंडीशन सुनना, इस पे हम लोगों ने फोर्स लगाया कैपिटल एफ, डन। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है बच्चों म्यू, और बोला गया बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट पे रेस्ट पर है, बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। चलिए, लेकिन यहां पे म्यू 0, अगर यहां पे म्यू 0 तो इसका मतलब क्या बच्चों, फोर्स लगाएंगे ये तो चलेगा, ये सिस्टम तो चलेगा ना। अब वो साथ चलेगा अलग अलग हो जाएगा, उस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब वो नहीं है। हमसे बोला गया फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। लेट्स से इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है ना। आप सोचो एक बारी, फ्रिक्शन कहां से आ गया सर इसमें रोल में, बेटे आया ना फ्रिक्शन। सोचो एक बारी, जब इस पे फोर्स लगा, सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, तो ये तो चला, ये चला, ये कौन बोला हमने, ए ना, ए चला आगे, और ए को बी किधर जाता हुआ दिखाई दिया, पीछे। फ्रिक्शन क्या चाहता है, बॉन्ड मेंटेन रहे, बॉन्ड नहीं टूटे, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा बच्चों, आगे की डायरेक्शन में आया ना फ्रिक्शन रोल में। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये साथ साथ नहीं चलते, और उन्होंने बोला है कंडीशन बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं।
चलिए अब सोचो एक बार, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है बच्चों, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, यानी बंदे को क्या बोला हम लोगों ने 2, उसके लिए तो वर्क डन हुआ ना, और इसके लिए कौन इसको खींचेगा? फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये साथ साथ नहीं चलते। तो समझ में तो आ गया ना इसको कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शन किधर? आगे, और ये पूरा सिस्टम भी किधर जा रहा है? आगे। तो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एफ इंटू एक्स इंटू कॉस 0। ध्यान से सुनो, नॉर्मली केसेस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि नॉर्मल केसेस में फ्रिक्शन इधर लग रहा होता है, हम चल इधर रहे होते हैं ना। लेकिन इस केस में फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए ध्यान से सुनना, तो वर्क डन कितना आ गया? एफ एस एफ एक्स। ओके, अब सोचो इस बंदे के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया? सर इस बंदे के रेस्पेक्ट में तो ये चल कहाँ रहा है? ये तो रेस्ट पर ही है, क्योंकि बंदा भी सिस्टम पर बैठा हुआ है, ब्लॉक भी है ना, ब्लॉक और बंदा एक साथ जा रहे हैं, ब्लॉक बंदा एक साथ जा रहे हैं ना, ब्लॉक चला, ब्लॉक चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ये, लेकिन बंदा और ब्लॉक एक दूसरे को देखे जा रहे, चल भाई चल, नहीं चल रहा, तू चल, नहीं चल रहा, दोनों एक साथ साथ है। तो इस बंदे के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 0। तो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना आ गया बच्चों? 0। देखो सेम ब्लॉक का वर्क डन अलग अलग फ्रेम से देखा, अलग अलग आया। वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है। इसको वैसे भी ले लो यार, वर्क डन क्या है? बेसिकली एनर्जी। वर्क डन क्या है? अभी तो निकाला एनर्जी, और कौन सी एनर्जी बोली अभी? काइनेटिक एनर्जी। सोचो एक बारी, मान लो ये कोई भी एक हमारे पास बहुत अच्छी सी मर्सिडीज बेंज है, ठीक है, पुराने मॉडल की गाड़ी है हमारे पास, ये चल रही है विद सम स्पीड v, परफेक्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, जो बंदा यहां पर ग्राउंड पे देख रहा है और यहां पर हम दो दोस्त बैठे हुए 1 और 2, A B C। अब ये बताओ मुझे, जल्दी बोलना, C के रेस्पेक्ट में A की कितनी एनर्जी है? सर हाफ mv²। C के रेस्पेक्ट में B की भी कितनी एनर्जी है? हाफ mv², क्योंकि C के रेस्पेक्ट में दोनों ही मूव कर रहे हैं, कितनी स्पीड से? vc। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अब ये बताओ मुझे, A के रेस्पेक्ट में B की क्या एनर्जी है? सर A के रेस्पेक्ट में B की क्या एनर्जी है? A के रेस्पेक्ट में B चल थोड़ी ना रहा है, नहीं चल रहा, तो इसका मतलब एनर्जी 0, इसका मतलब एनर्जी क्या? वर्क डन। तो वर्क डन भी फ्रेम पे डिपेंड करता है। चलिए, आई होप ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल वाला भी समझ में आ गया होगा। सर्कुलर ट्रैक में चल रहे थे तो नॉर्मल लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, लगातार डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत बेसिक है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रहने वाला आज, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देखो क्या बोला गया कि एक हमारे पास क्वार्टर रिंग है, यानी एक रिंग था, उसका 1/4 पार्ट हमने कर दिया है, और उस सर्कुलर पार्ट पे, सर्कुलर आर्क पे एक रिंग है, रिंग, ठीक है, और ये रिंग क्या कर सकती है बेटा? स्लाइड कर सकती है, और इस रिंग का मास है m, ठीक है। अब इस रिंग पे क्या बोला गया बच्चों कि अलग अलग फोर्सेस लगाए अलग अलग डायरेक्शन में, हमसे बोला गया उन सभी केसेस में वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। चलो सबसे पहले क्या बोला गया? F कांस्टेंट इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, यानी इस वाली रिंग पर अगर हम हॉरिजॉन्टल में, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए तो वर्क डन बताइए A से लेके B पॉइंट तक लेके जाने तक, हमें ये वर्क डन कैलकुलेट करना है। और बोला गया कि F कांस्टेंट है और कंडीशन भी हॉरिजॉन्टली लगाएगा, यानी रिंग किसी भी पॉइंट पर कहीं पे भी पहुंचे, फोर्स यही रहेगा बच्चों, फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, यानी मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी फोर्स कांस्टेंट है। अब सर एक बात बताओ, फोर्स कांस्टेंट आ गया तो फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट ही तो कैलकुलेट करनी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? सर इनिशियल और फाइनल,
यानी ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई डेल्टा आर वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, ये आर तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया सर, और दोनों साइड ये दोनों सेम है तो ये एंगल 45 डिग्री बन गया। अगर ये एंगल 45 डिग्री बन गया तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट से कितने एंगल पर है? 45 डिग्री। अब तो आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत इजी बन गया। देखिए कैसे भैया, डेल्टा आर वेक्टर ये रहा, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, फोर्स वेक्टर ये रहा बच्चों, दोनों में एंगल कितना बच्चों? 45 डिग्री। तो वर्क डन ये फर्स्ट वाला मान लेते हैं, तो वर्क डन फर्स्ट क्या निकल जाएगा बच्चों? वर्क डन फर्स्ट एफ जो कि फोर्स कांस्टेंट है डॉट डेल्टा आर, पक्का? एफ डेल्टा आर कॉस ऑफ 45 डिग्री, एफ डेल्टा आर 1/√2। अब डेल्टा आर कैसे निकाले? पाइथागोरस थ्योरम भाई, ये आर तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी डेल्टा आर कितना आ गया बच्चों? √2r। चलिए रख दीजिए यहां पर एफ √2r इंटू 1/√2, √2 विल कैंसिल आउट एफ आर, वर्क डन आ गया। अच्छा, क्या जरूरी है सर ऐसे निकाले? ना, इट इज नॉट नेसेसरी बच्चों। फिर कैसे निकाले सर? ध्यान से सुनना, अब आपकी मर्जी है, आपको आर के 2 कंपोनेंट करने हैं या आपको एफ के 2 कंपोनेंट करने हैं। सोचो, आर के 2 कंपोनेंट अगर मैं करता हूं तो ये आर का कंपोनेंट एक ये हो गया बच्चों और एक ये हो गया, यानी एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ध्यान से देखो, दोनों ही आर आएंगे, पक्की बात आ गई है। तो अच्छा, अब फोर्स में देखो, एक फोर्स के परपेंडिकुलर लग रहा है, यानी ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एक फोर्स के पैरेलल लग रहा है, यानी ये आर पैरेलल हो जाएगा। किसका वर्क डन 0? सर परपेंडिकुलर वाले का वर्क डन 0। परपेंडिकुलर का मतलब आर और एफ में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो वर्क डन इसके थ्रू तो 0। इसका देखो एफ डॉट आर पैरेलल, सर इसमें वर्क डन आएगा, कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां आर, एफ इंटू आर, डायरेक्ट आंसर आ गया। मर्जी आपकी है। कोई बच्चा बोले क्यों मैं आर के क्यों कंपोनेंट करूं सर, मैं तो एफ के कंपोनेंट करूंगा, तो कर ले भैया। एफ का कंपोनेंट इधर कौन हो जाएगा? एफ cos 45, एफ cos 45, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट कितना? √2r, एफ cos 45 √2r, सेम आंसर आएगा बच्चों, सेम आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेना। यानी अब फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री लगा दिए, तो ठीक है ना। अब तो इसके कंपोनेंट कर लो। डिस्प्लेसमेंट इधर है बच्चों, एफ इधर है बच्चों, एंगल 45 डिग्री दे दिया है, डेल्टा आर हमें पता ही है, एफ का कंपोनेंट कर लो इधर। ये कौन हो गया बच्चों? एफ cos 45, और इसके परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बच्चों? एफ sin 45। ये एफ परपेंडिकुलर आ गया, ये एफ पैरेलल आ गया बच्चों। अब एफ परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितने एंगल बच्चों? ये एंगल बना 90 डिग्री, यानी नो वर्क डन रिक्वायर्ड, नो वर्क डन बाय एफ परपेंडिकुलर। तो वर्क डन बाय एफ पैरेलल कितना हो जाएगा बच्चों? एफ पैरेलल एफ cos 45 इंटू डेल्टा आर, एफ 1/√2 इंटू √2r। सही बोला है बच्चों? देखो जल्दी एक बारी। तो बच्चों ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से करके देखा, तीनों ही तरीके से इनफैक्ट, और एफ आर आंसर आया। अब क्या बोला गया? एफ कांस्टेंट इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी क्या बोला गया बच्चों? ये कंडीशन थी ना हमारे पास, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। पहले केस में एफ ऐसे लगाया गया और ये एंगल 45 डिग्री था और ये डेल्टा आर वेक्टर था, ठीक है ना, डेल्टा आर वेक्टर। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि एफ भी 45 डिग्री पर ही लगाया गया, इधर ही लगाया गया, कांस्टेंट है। सर ये तो बहुत इजी बन गया, वर्क डन निकालो जल्दी बच्चों। एफ डेल्टा आर, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 यानी एंगल 0 बच्चों। एफ डेल्टा आर कितना बच्चों? √2 इंटू आर। लीजिए आंसर, ये तो इजी था।
नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये मजा आएगा, देखना ध्यान से, और इसमें काइनेमेटिक्स की बहुत बेसिक सी चीजें भी यूज होने वाली है। बोला गया कि f इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट टेंजेंशियली डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। मतलब मैं समझाता हूं आपको कि उन्होंने फोर्स कैसे लगाया, ये रिंग ऐसे यहां पहुंची, रिंग ऐसे यहां पहुंची, रिंग ऐसे, समझ में आ गए कि फोर्स लगातार ऐसे जा रहा है। जैसे वहां नॉर्मल आ रहा था बच्चों, नॉर्मल कैसे आ रहा था, यहां ये फोर्स ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन सर डायरेक्शन चेंज होती तो ये तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला हूं, पहली बात। अब देखो यही अगर आपको समझ में आ गया ना कि कहां डायरेक्ट फॉर्मूला है कहां वेरिएबल है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्क डन देखिए, वर्क डन कितना हुआ बच्चों, सर अभी तो हमें ये पता है F.dr निकालना है, ठीक है ना। अब F देखिए, किसी भी पॉइंट पर F ले लो बच्चों, F मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट है, F भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, F भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। यानी अगर हम बात करें F और dr के बीच का एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हर पॉइंट पर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। तो dw की फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, F.dr। अब ध्यान से सुना बच्चों, अब यहां पे हम बात करते हैं dr वेक्टर का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ dr, दोनों सेम या अलग अलग, जल्दी बताइए। dr वेक्टर का इंटीग्रेशन और dr का इंटीग्रेशन मतलब सेम या अलग अलग, सेम या अलग अलग, सर अलग अलग। ये बेसिकली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये लेंथ को, पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से सुनना बच्चों, पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ dr है या dr वेक्टर, dr सर, तो जो कि फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन इज नथिंग बट F.dr। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे dr को देखते ही ये डेल्टा 2r से मल्टीप्लाई कर देते, ना भाई, नो नेवर। dr वेक्टर का नहीं करना है इंटीग्रेशन, आपको dr का इंटीग्रेशन करना। और dr क्या, पाथ लेंथ, एक्चुअली में ये पाथ लेंथ, ये दिस इज द पाथ लेंथ। अब सोचो, जो कि ये क्वार्टर रिंग है यानी रिंग का 1/4 है, तो पूरी रिंग की पाथ लेंथ कितनी होती है, 2πr। तो क्वार्टर का कितना हो जाएगा, 2πr/4 यानी πr/2, दैट्स इट। तो dr की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, πr/2 एंड दिस इज योर वर्क डन। दोबारा सुन लीजिए, पूरी रिंग सरकमफेरेंस से उसकी पाथ लेंथ होती है और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। उस रिंग को आधा कर दूंगा तो πr, उस रिंग को मैंने क्वार्टर यानी 1/4 ऑफ 2πr, तो 1/4 ऑफ 2πr का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1/4 ऑफ 2πr यानी πr/2 इसकी पाथ लेंथ बनी। बट कॉन्सेप्ट ये बताना जरूरी था, हालांकि पहले यूज कर चुके हैं हम लोग, बट एक बार रिवाइज हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। बोलो समझ में आया नहीं आया। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन और, हालांकि वो क्वेश्चन मैं कर चुका हूं बट आपके लिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसमें आप लोग मुझे निकाल के दिखाएंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट आप लोग मुझे निकाल के दिखाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन, दिस इज फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन, और टेंशन नहीं लेना, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, टेंशन मत लो, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और कराते हैं जिसमें हम लोग कंस्ट्रेंट, पुली ब्लॉक सब इन्वॉल्व करेंगे और वर्क डन निकाल लेंगे हम अलग अलग फोर्सेस के थ्रू। सो आर यू गाइज रेडी? चलिए बच्चों, तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि इसमें सारे ही कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज्ड हो जाने वाले हैं। तो क्या बोला गया है कि कैसे पुली ब्लॉक सिस्टम है, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम, म्यू के म्यू एस दोनों ही 0.5 मान लेते हैं। वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, वर्क डन बाय वेट निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है ऑन ईच ब्लॉक, इस पे भी। आफ्टर सिस्टम इज रिलीज आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ इट्स रिलीज, यानी इनिशियली ये रेस्ट पर है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, यहां पर कुछ हमें देखना है कि सिस्टम चलेगा तो किधर चलेगा। कंडीशन क्या बोली थी, मान लो देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिस्टम की टेंडेंसी किधर है चलने की, है ना, तो उससे तो हमें डायरेक्शन पता लग जाती है। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन
तो ये आगे चलता, ये नीचे आता। ये तो हमें समझ में आ गया कि इसकी डायरेक्शन तो ये होती और इसकी डायरेक्शन ये होती। लेकिन अब जो कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन रोल में आएगा, तो फ्रिक्शन रोल में आएगा तो ये चेक करना है कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, इस पे कौन लगेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, टेंशन टेंशन टेंशन, स्ट्रिंग एक ही है, टेंशन। अब अप्लाइड फोर्स कौन हो गया, टेंशन। अगर ये टी अप्लाइड इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ये स्लिप करेगा, नहीं है तो स्लिप नहीं करेगा। कंडीशन फॉर स्लिपिंग याद रख लो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो सुनना, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, प्लीज पे अटेंशन। कंडीशन फॉर स्लिपिंग क्या थी बच्चों, कि अगर हमारे पास F अप्लाइड यानी टेंशन, F अप्लाइड मैं लिख देता हूं, और टेंशन इज ग्रेटर देन F मैक्सिमम या F स्टैटिक, तो वो स्लिप करेगा, वो स्लिप करेगा, है ना, स्लिप करेगा। नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या है बच्चों, जल्दी बोलो सर, उल्टा हो जाएगा। F अप्लाइड इज लेस देन और इक्वल टू F मैक्स, नो स्लिपिंग कंडीशन। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो ये टेंशन है, क्या F मैक्सिमम से ज्यादा। F मैक्सिमम कितना बच्चों, म्यू इंटू एन। F मैक्स कितना बच्चों, म्यू इंटू एन। एन कितना बच्चों, 2g। देखो ना, इधर लगेगा ना 2g और ऊपर लगेगा n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 इंटू जी। चलिए जल्दी निकालते हैं, 0.5 इंटू 2 इंटू जी, ठीक है। 10 ने 10 को मारा, यानी 10 न्यूटन इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन है। हाँ, टेंशन की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा आ गई, फिर हमें इसमें एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आएगा, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टी की वैल्यू हमें गिवन है। तो उसमें काइनेमेटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाने वाली है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो गया, पुली ब्लॉक का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो गया, सब चीज़ें, कंस्ट्रेंट भी यूज होने वाला भी देखो। चलिए, तो ये समझ में आया। अब हमें निकालना है ये टी मैक्सिमम कितना लग सकता है, टेंशन मैक्सिमम कितना लग सकता है। और टेंशन मैक्सिमम जब लगेगा जब वो ब्लॉक रेस्ट पर होगा। तो मान लो, देखो सुनो ध्यान से, मैक्सिमम टेंशन जब लगने वाला है जब सिस्टम रेस्ट पर होगा, रेस्ट पर होगा, मैक्सिमम टेंशन है, चलने लग जाएगा, टेंशन का हम अभी दिखाती है। तो मैक्सिमम टेंशन देखो कितना लग सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, लेट अस अज्यूम कि पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। फॉर टी मैक्सिमम let us assume system is at rest, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं बच्चों, इसलिए सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। 4g नीचे, t ऊपर, यानी 2t मस्ट बी इक्वल टू 4t, है ना। इधर 2t लगेगा, FBD बना दो इसका, नीचे लगेगा 4g। अगर रेस्ट पर है तो 2t मस्ट बी इक्वल टू 4g, 2t मस्ट बी इक्वल टू 4g। चलिए, t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 न्यूटन, यानी टेंशन मैक्सिमम 20 न्यूटन तक हो सकती है, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों, 10 न्यूटन, यानी चलेगा, स्लिप करेगा, पक्का करेगा। यानी t मैक्सिमम इज ग्रेटर देन f मैक्सिमम, तो स्लीपिंग कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अच्छा सर, अब कैसे करें, अब चलेगा तो बच्चों इसकी कुछ एक्सेलेरेशन मान लो a1, इसकी कुछ एक्सेलेरेशन मान लो a2, भाई चलेगा तो ये इसी कंडीशन में चलने वाला है। अब या तो आप पॉइंट मेथड से निकाल लो या वर्क डन बाय टेंशन से निकाल लो, टेंशन इजी है उससे निकाल लेते हैं। इधर चला, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगी x1, इसके डिस्प्लेसमेंट होगी x2। चलिए वर्क डन देखिए, टेंशन भी इधर, वर्क डन बाय टेंशन निकालना है, टेंशन का वर्क डन, टेंशन भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन बाय टेंशन Tx1 पॉजिटिव आया, ऊपर 2t नीचे x2, ऊपर 2t नीचे x2, तो 180 डिग्री माइनस 2t x2,
और वर्क डन बाय टेंशन को क्या रख दो, 0। अब भूल गए तो बच्चों याद करो इसको, इसलिए कह रहा हूं फिजिक्स जब सर समझाते हैं तब समझ में आएगा, लगेगा वाओ ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट उन सब चीज़ों को एमैलगमेट करना, याद करना, मेमोराइज करना, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड्स, दैट्स इट। अगर याद है ये सब कंडीशंस तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा होगा। नहीं याद है तो पन्ने पलट रहे होंगे, अरे रे देखिए कंडीशन क्या है स्लीपिंग की, अरे ये कैसे निकालते, कंस्ट्रेंट कैसे निकालते, उसका मजा नहीं आने वाला। चलिए आइए, और अब जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता चला जाएगा, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, आप देखोगे फिजिक्स रियल क्या होती है, आप फील करने वाले हो। वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, रोटेशन भाई दिल खुश कर देगा, इतना अच्छा है। चलिए तो x1 दिस इज इक्वल टू 2x2, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी में रिलेशन, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलेरेशन में रिलेशन। हमें तो एक्सेलेरेशन चाहिए तो मैं लिख सकता हूं a1 दिस इज इक्वल टू 2a2। लो जी, देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लिए बच्चों, ठीक है, आ गया। तो क्यों ना अब हम लोग क्या करें, फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन बाय टेंशन, तो टी की वैल्यू निकालो। ये तो टी मैक्सिमम है, इतना ले सकता है, पर क्या वो इतना लेगा, नहीं, मैक्सिमम तो जब होगा ना जब वो रेस्ट पर होगा, लेकिन अभी तो सिस्टम चला है, तो आप देखोगे टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए ये पॉइंट भी याद रखना है कि कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो सिस्टम को रेस्ट पे मान लो, फिर देखो मैक्सिमम टेंशन कितना है, फ्रिक्शन कितना लग सकता है। अगर टेंशन की वैल्यू 8 आ जाती तो ये जीवन में नहीं चल पाता, नहीं चल पाता तो हमारा सारा वर्क डन 0 हो जाता। भाई चल नहीं रहा तो टेंशन का वर्क डन 0, फ्रिक्शन का वर्क डन 0, और नॉर्मल वेट इस पे तो 0 लगाएगा ही लगाएगा, ये चलेगा नहीं तो भी 0, तो सारा वर्क डन 0 हो जाने वाला था। इसलिए कह रहा हूं देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब क्या करें बच्चों, a1 a2 आ गया। अब फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। देखो ये नीचे आ रहा है, एफबीडी बनाओ इसका, 4g नीचे 2t ऊपर, एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। 4g नीचे 2t ऊपर, 4g नीचे 2t ऊपर, और पूरा सिस्टम 4a2 से नीचे आ रहा है। ये देखो t इधर, फ्रिक्शन इधर, आप फ्रिक्शन में रोल में आ गए बच्चों। t माइनस एफ मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू a1, t माइनस एफ की वैल्यू डायरेक्ट रख दूं बच्चों 10, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a1। a1 a2 में ये रिलेशन है, तो a1 की वैल्यू 2a2 रख देता हूं मैं, a1 की वैल्यू इंटू 2a2 रख देता हूं यहीं पर। सही है भाई। चलो अब देखो क्या किया मैंने, अब क्या करें बच्चों, चलिए इस इक्वेशन को, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2t मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय 2। चलिए 2t माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 4 2 जाए 8a2। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो बच्चों। देखो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 4g माइनस 20 यानी 40 माइनस 20 20, और ये कितना बना बच्चों 4 प्लस 8 12a2, 12a2 है ना। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 20/12 यानी 10/6 यानी 5/3। चलिए a2 की वैल्यू आ गई बच्चे 5/3, a2 की वैल्यू 5/3, तो a1 की वैल्यू 10/3। लो जी a1 आ गया 10/3, a2 आ गया 5/3। ठीक है बच्चों। चलो अब अगर a1 a2 आ गया बच्चों, क्यों ना मैं टेंशन भी निकाल लेता हूं। चलिए बच्चों, तो अब टेंशन की वैल्यू निकालते हैं, तो टेंशन की क्या करें बच्चों, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए t माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 4a2, ये माइनस 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, t दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इंटू a2, a2 की वैल्यू 5/3। चलिए बच्चों, तो हाउ मच 10 प्लस 20/3, तो ये आ गया हमारे पास 50/3। देखो ध्यान से 50/3 यानी 16 पॉइंट समथिंग था, कितना 20 मैक्सिमम था, लगा कितना 16 पॉइंट समथिंग, तो हुआ ना, चलेगा तो टेंशन कम हो जाती है। चलिए तो टेंशन आ गई हमारे पास
यानी हम वर्क डन बाय टेंशन निकालने में कैपेबल है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हमें टी के लिए इसका वर्क डन, जब ये आगे डिस्प्लेस हुआ तो 2 सेकंड में ये कितना चला, तो हमें x1 और चाहिए। अब x1 का फॉर्मूला बोली इनिशियली रिलीज किया गया था रेस्ट से, तो u की वैल्यू 0। तो बच्चों x1 कैसे निकालेंगे हम, u0 1/2 a1 t स्क्वायर, 1/2 a1 t स्क्वायर। अब देखो a1 कितना है, a1 कितना है बच्चों हमारे पास 10/3, तो 1/2 इंटू 10/3 इंटू 2 सेकेंड्स में पूछा गया है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4। चलिए ये आ गया 2, ये आ गया 20/3। चलिए तो देखो डिस्प्लेसमेंट x1 आ गया है, टेंशन t आ गया है, t कितना है 50/3, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं बच्चों, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो ना। तो वर्क डन 1 देख लो, t इंटू x1 यानी 50/3 इंटू 20/3 यानी 1000/9 जूल। लो जी, हालांकि बाकी मुझे क्वेश्चन आगे कराना नहीं चाहिए, कायदा तो ये कहता है, क्योंकि अब यू आर सफिशिएंट इनफ कि आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए दूसरा कर देते हैं। अब ये देखिए टेंशन इस केस में ऊपर लग गया 2t ऊपर, x2 चाहिए। अब हमें x2 कैसे निकालेंगे, तो x2 निकाल लेते हैं बच्चों। x2 दिस इज इक्वल टू अगेन वही हाफ at स्क्वायर, लेकिन a2 आ जाएगा यहाँ पर हाफ a2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, a2 की वैल्यू 5/3। चलो तो 1/2 इंटू 85/3 इंटू 4, 4 2 10/3। लो बच्चों टेंशन ये रहा। अब टेंशन देखो, ध्यान से देखना, टेंशन t 2t ऊपर लग रहा है, तो 2t यानी वर्क डन बाय टेंशन ऑन सेकेंड ब्लॉक 2 इंटू टी, 2 इंटू टी की वैल्यू 50/3 बाय इंटू 10/3 यानी ये भी 1000/9। अच्छा ये भी 1000/9 आया है, श्योर। देखो एक बारी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, कंसेप्चुअली वाइज एकदम परफेक्ट है। बोलिए सभी बच्चे बोलेंगे प्रीटी श्योर, ठीक है बच्चों। तो बस ये नेगेटिव आ जाएगा, रीजन भी समझ में भी आ रहा है हम लोगों को, टेंशन ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे। चलो टेंशन हो गया। अब वेट का बताइए, वेट नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर 0। फ्रिक्शन का बताइए, फ्रिक्शन इधर लग रहा है 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इधर है कितना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट x1 की वैल्यू कितनी है 20/3, 20/3 इंटू 10 200/3, लेकिन माइनस का, इस पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं तो 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी 4g नीचे लग रहा है, x2 भी नीचे ही है, 4g इंटू x2 कितना आया था बच्चों हमारे पास, अभी आया हमारे पास 10/3, यानी 4g इंटू 10/3 यानी 400/3। लीजिए दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। जल्दी बताइए समझ में आया पक्का। सो चलिए गाइस आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हाँ कल का लेक्चर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, बट उसके लिए आई बटन को क्लिक करना, स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ना जो कि आप लोगों को बताया गया था, kx माइनस kx कुछ ऐसा होता है, याद है ना। चलिए उसके बाद हम वर्क डन बाय स्प्रिंग देखेंगे और देखेंगे कि कंजर्वेटिव बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ ही हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया था। और कल बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले WET वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए गाइस थैंक यू वेरी मच, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वाचिंग वीडियोस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हाँ रिजल्ट अच्छा आएगा, टेंशन नहीं लेना।